तो चलिए बेटा जी बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इस चैप्टर में जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सुनो। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारे फिजिकल क्वांटिटी है और क्या क्या उनकी ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट के ऊपर क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। तो देखो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि जो चार्ज है उसको हम कूलाम में मेजर करते हैं। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। उसके बाद में रेजिस्टेंस की ओम। रजिस्टिविटी जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको मेजर किया जाता है ओम मीटर में। वर्क डन जो है वो जूल में मेजर किया जाएगा। टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर को वाट में मेजर करेंगे। यहाँ ध्यान रखना कि पावर ऑफ लेंस अगर पूछ रहा है तो वो डायोप्टर में मेजर होगा, और अगर इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा है तो वो वोट में मेजर होगा। इसके बाद में टर्म आती है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट मानी गई है आपका किलोवोट आवर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बोल्ड भी इसीलिए कर रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट टर्म बचती है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का ट्रिक ये है कि जो रजिस्टिविटी है उसकी ठीक अपोजिट होती है कंडक्टिविटी। तो जो ओम मीटर लिख रखा है उसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो बन जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये होती है आपका कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट। तो ये चीज थोड़े से अच्छे से याद कर लेना, ऐसा यूनिट सभी की आप याद कर लेना। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज आती है बेटा जी आपकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल्स। तो जो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम एक सर्किट बनाने में यूज में लेते हैं उनको सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। जैसे कि वायर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेल जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास में कई बार मैंने बनवाया भी है आप लोगों से और खुद भी बना करके आपको बहुत अच्छे से समझाया है। एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। जो बड़ी लाइन है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और छोटी लाइन सेल के नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। बात कर लें अगर हम बैटरी की तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सिंपल ही है कि सबसे पहले आप एक सिंगल सेल बनाओगे और उसके तुरंत बाद में एक और सेल बनाना, और उसके तुरंत बाद में एक और सेल बना देना, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पॉजिटिव साइड से तो उसको खत्म करना है नेगेटिव साइड पे। इस तरीके से आपकी बन जाएगी बैटरी। उसके बाद में बात आए अगर स्विच की तो दो केस बन सकते हैं, ऑन और ऑफ के। अगर ब्रैकेट में पॉइंट आपने लगा रखा है तो इसका मतलब है कि आप स्विच को ऑन पोजीशन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, और अगर ब्रैकेट को खाली छोड़ रखा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो स्विच ऑफ पोजीशन में है। इसके दूसरे भी तरीके हैं, जैसे आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि डोर अगर क्लोज है तो स्विच ऑन है, डोर अगर ओपन है तो वो स्विच ऑफ है, ठीक है। बात करें फिर अगर रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है सिंपल। जस्ट ये वाली डिजाइन जो है ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। और रियोस्टेट जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है कि सिंपली आप पहले एक रेजिस्टेंस बनाओ और उसको एक क्रॉस लाइन से इस तरीके से बना दो। एक और सिंबल है इसका कि एक रेजिस्टेंस सबसे पहले बनाओ और उसके ऊपर एरो करके कुछ इस तरीके से अटैच कर दो। तो ये दोनों सिंबल होते हैं आपके रियोस्टेट के, वेरिएबल रेजिस्टेंस के। अगर मुझसे पूछोगे कि कौन कौन से सिंबल इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूंगा कि एक तो बैटरी का अच्छे से देख जाना और एक रियोस्टेट का बहुत अच्छे से देख जाना। ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे तो आसान ही आप बना लोगे। इसके बाद में अब ये तो थे छोटे मोटे सवालों की बात। अब बड़े सवाल यहाँ से आ सकते हैं कि जैसे जो जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे करंट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ओम्स लॉ, ये सब अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें अगर स्टार्ट फर्स्ट से इलेक्ट्रिकल करंट से, तो इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिकल करंट। मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां Q का मतलब है चार्ज और T का मतलब है टाइम। अगर बात करूं SI यूनिट ऑफ करंट की तो इसे कहा जाता है एम्पियर, और कैपिटल A सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब बेटा जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। बट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डायरेक्शन नहीं होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल करंट की कई बार आपसे डायरेक्शन पूछते हैं। तो अगर आपसे इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन पूछे तो कुछ इस तरीके से बताना है कि इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो सर्किट में जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो ये तो हुई सारी इलेक्ट्रिकल करंट की बात। बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में वो वर्क डन है जो किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किया गया। जैसे मान लो कि आपके सर्किट में कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब मुझे पॉइंट ए से किसी चार्ज को, क्यू चार्ज को लेके जाना है पॉइंट बी पर, ठीक है। तो इसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं करूंगा इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाने के लिए, वही होगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का।
फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसको लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो। तो 1 वोल्ट का मतलब बेटा ये होता है कि जब आप 1 कूलाम चार्ज को 1 जूल वर्क डन से एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हो। लिखने का तरीका देखो, डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी लिखी हुई, और मैथमेटिकल वे के अंदर मैं समझाऊं तो ये बात कर रहा है 1 वोल्ट की। अब आप खुद सेंस लगाओ कि 1 वोल्ट आंसर कब आ सकता है। नॉर्मल सी बात है कि जब हमने 1 जूल वर्क डन किया हो 1 कूलाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, तो उसको हम कहेंगे 1 वोल्ट वर्क डन। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। तो बात आती है हमारे ओम्स लॉ की, और इसमें मैं इंपॉर्टेंट आईएमपी जरूर लिखना चाहूंगा क्योंकि लगभग लगभग हर साल इसके ऊपर कुछ ना कुछ बोर्ड में पूछा जाता है। अगर बात करें सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिकल करंट के। यहाँ से आप इसको रीड कर लेना पूरे को। फिर बात आती है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक इक्वल टू का साइन आएगा और उसके साथ में आएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो है आर, जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये बात सभी को पता होगी। और याद करके बताओ कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी वो क्या थी, कमेंट कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, है ना। इसके बाद में ये तो हुआ आपका स्टेटमेंट और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो जब आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे तो आपको ये वाला ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसको बोलते हैं, और ये बनता है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट के। याद रखना कि वाई एक्सिस पर लिखते हैं हम v, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्स एक्सिस पर लिखते हैं हम करंट, और इसीलिए इसको वी आई ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ओम्स लॉ का ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओम्स लॉ की। बात करें थोड़ा और आगे, तो बात आती है फिर रेजिस्टेंस की, जो भी ओम्स लॉ से हमें मिला। तो ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस है उसकी अगर डेफिनेशन पूछ ले तो आपको बतानी है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ये समझ लो कि कोई भी अगर मटेरियल है और उसमें से अगर हम करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं, तो वो जो मटेरियल होगा वो कुछ अमाउंट ऑफ करंट को रेजिस्ट करेगा, मतलब रोकेगा, फ्लो होने से रोकेगा। अब ये जो रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी है, रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। अब ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे कि मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसा होगा। तो बात करें उन फैक्टर्स की जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड रहता है, तो पहला आता है इसके अंदर लेंथ, मतलब उस जो भी आपके पास में जो कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या है। रिलेशन होता है इसमें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है। दूसरा फैक्टर आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, जिसका सिंपली मतलब होता है कि थिकनेस कितनी है कंडक्टर की। ये रिलेशन चलता है बेटा आपका अपोजिट, मतलब कि ये लिखा जाता है 1/A, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में। फिर आता है थर्ड फैक्टर जिसमें हम बोलते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब वो जो आपके पास में जो कंडक्टर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, किस चीज़ का वो बना हुआ है। और इसी चीज़ को रजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। और फोर्थ फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ये फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए कि जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टोटल 4 फैक्टर हैं, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब थोड़ा सा इनको डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर अब मैंने जो आपको बात कही कि R जो है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनका मतलब बेटा ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट रिलेशन को देखोगे ना तो इसका मतलब है कि लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि मान लो आपके पास में एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था और उसकी लेंथ L थी। अब हमने उस वायर को डबल कर दिया, मतलब पहले के कंपैरिजन में उसकी लेंथ को 2 गुना कर दिया। तो बताओ अब उस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर लेंथ को हमने 2 टाइम्स किया है तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसलिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड वाले पॉइंट पर भी समझा देता हूँ। इनवर्स रिलेशन का मतलब बेटा ये होता है कि अगर एरिया को आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, मतलब इसमें उल्टा रिलेशन होता है। अपोन में लिखे हुए एक दूसरे के, तो ये अपोजिट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले तो नॉर्मल सा एक सवाल आ सकता है कि किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने डबल कर दिया, तो बताओ जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? अगर आप एरिया को डबल करने की बात कर रहे हो तो बेटा रेजिस्टेंस आपका हाफ होने वाला है। सामने सामने दिख रहा है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, हाफ, क्योंकि यहाँ पर उल्टा रिलेशन है। एक और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इस बार भी पूछ ले कि एक थिक वायर का और एक थिन वायर का कंपैरिजन अपन करें तो दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, थिक वायर का या थिन वायर का?
अब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो सब बोल सकते हो कि अगर सर थिक वायर है, ठीक है, एक तरफ थिक वायर है, एक तरफ थिन वायर है, थिक वायर का एरिया ज़्यादा होगा और थिन वायर का एरिया कम होगा। और हम जानते हैं कि जिस वायर का एरिया ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होगा, क्योंकि रिलेशन इन्वर्स का है यहाँ पर। तो हम अगर ये पूछा जाए कि एक थिक वायर और थिन वायर में से किस वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो हमेशा बताना है आपको कि थिक वायर हैव अ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते थे। 1 ओम को डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए बोल सकता है, तो नीचे पूरी ये डेफिनेशन आपका लिखी हुई है, वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में गिवन है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। बात चलते हैं आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो बात आती है रजिस्टिविटी की, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको रो के सिंबल से लिखा जाता है। एक चीज मैं शायद आपको पीछे बताना भूल गया कि इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है रेजिस्टेंस के फॉर्मूला बनाने का। वो क्या है देख लो। जैसे आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ये बात हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आर इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1/a के। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब अगर दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाऊंगा तो यहाँ एक मुझे इक्वल टू लगा करके कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट होता है बेटा जी रो, और यहाँ लिखा जाएगा एल अपॉन में ए। देखा जाए तो वैसे ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, और यहाँ जो रो है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी रेजिस्टिविटी को, और इसी को ही कहा जाता है नेचर ऑफ द मटेरियल। डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो ये पूरा डेफिनेशन दे रखा है। फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो ये जो रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला बनाया, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके आप रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। किस तरीके से? एरिया आ जाएगा आर के पास में मल्टीप्लाई के अंदर, तो आर मल्टीप्लाइड बाई ए हो जाएगा, और जो लेंथ मल्टीप्लाई में थी रजिस्टिविटी के वो आ जाएगी डिवाइड में। तो ये बन जाएगा बेटा जी आपका फॉर्मूला आर इंटू ए अपॉन में एल, जो कि यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, बात करें अगर एस आई यूनिट की, तो इसकी एस आई यूनिट होती है ओम मीटर। फैक्टर्स होते हैं जो रजिस्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं, वो है नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज करने के लिए कई बार रेजिस्टेंस ना पूछ करके एग्जामिनर रजिस्टिविटी के फैक्टर्स पूछ लेता है, और बच्चे काफी बार गलत करके आते हैं। अगर आप पीछे देखोगे तो रेजिस्टेंस के टोटल 4 फैक्टर हैं, आगे देखोगे तो रजिस्टिविटी के केवल 2 फैक्टर हैं। तो इनमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टेंस एक अलग चीज है, रजिस्टिविटी एक अलग चीज है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट नोट कि जो रजिस्टिविटी अलॉय की होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, और यही कारण है कि आपके जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली अलॉय के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट होते हैं, और इतने हाई टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए और बर्न हो जाए। इसीलिए एक ऐसे मटेरियल को सेलेक्ट किया जाता है जिसकी रजिस्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो। तो अलॉय जो है उनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम हमेशा किसको लेंगे? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हमेशा हम एक अलॉय का यूज में लेंगे, जैसे कि निक्रोम वायर। ठीक है, चलो बात करते हैं थोड़ा और आगे। तो अब बात आती है आपका रेजिस्टेंस के कनेक्शन की। क्लास में पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि 2 टाइप के कनेक्शन सेट होते हैं सर्किट में, एक पैरेलल और एक सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन में बेटा जी आपको 3 चीजें, मतलब बेसिकली इस कनेक्शन में आपको 3 चीजें पूछेगा, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये 3 चीजें आपसे पूछेगा। तो देखो, सीरीज कनेक्शन में पहली बात आपको ये याद रखनी है कि करंट हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो कि आपको सर्किट डायग्राम गिवन है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस के बिल्कुल आगे पीछे जोड़ा जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम सीरीज कनेक्शन। अब इसमें होगा ये कि जो करंट आप यहाँ फर्स्ट रेजिस्टेंस को पास करोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर आई करंट आ रहा है फर्स्ट R1 रेजिस्टेंस में, अब जाहिर सी बात है कि यही करंट जो है इस वायर से आगे निकलेगा, और यही करंट मिलेगा आपका R2 रेजिस्टेंस को, और ठीक यही करंट मिलेगा आपका R3 रेजिस्टेंस को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस जोड़े जाएंगे उनमें करंट की वैल्यू सेम होगी, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि करंट कांस्टेंट होगा सर्किट में। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल अलग अलग होगा, इसीलिए अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हम V1 प्लस V2 प्लस V3 करके ये एक फॉर्मूला बनाएंगे, इसको याद करना है आपको। और अगर बात आए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन की, तो उसका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में कि अब मैं वापस से आपको न्यूमेरिकल्स कराऊं, क्योंकि रिवीजन क्लास में 1-2 न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे, और
एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, वहां से आप देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट में पूछ सकते हो। एक चीज और मैंने ऐड करी है कि जैसे मान लो कि आपको आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आ जाए। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि सेम रेजिस्टेंस होना। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक सर्किट है जिसमें मैंने 4 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं और चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है 1 ओम। ठीक है, चारों रेजिस्टेंस कितने कितने ओम के हैं, 1 ओम के। मैंने 4 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं सीरीज में, तो कैलकुलेट करो कि उनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब बेटा एक तरीका तो ये होता है कि आप R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करो, और उसके बाद में सबकी वैल्यू करो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करके, और फिर जोड़ करके बताओ 4। और एक सीधा तरीका ये है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो, यहाँ पर एन भी आएगा, एन आर। ठीक है, ये तरीका है कि एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को, कि रेजिस्टेंस कितने हैं। ठीक है, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। अब जैसे मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने बताया था कि मेरे पास में 4 रेजिस्टेंस है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस में एन की वैल्यू हो जाएगी 4। और हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है, तो हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 4 इंटू 1 सीधा कर सकते हो, आपका 4 आंसर आएगा। अभी आपको लगेगा कि सर दोनों बात बराबर ही, तो हम R1 R2 R3 इस फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल सकते। अब सोच करके देखो, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि बेटा जी आपके पास में जैसे कि क्वेश्चन में बना दूं कि आपके पास में 50 ओम के 10 रेजिस्टेंस हैं। कितने, 50 ओम के 10 रेजिस्टेंस हैं, और उनको आपने सीरीज में जोड़ रखा है। आप कैलकुलेट करके बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो क्या आप 10 बार लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके R10 तक जाओगे? क्या आप 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 इस तरीके से लिखोगे? ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। सीधा क्वेश्चन देखना कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सीधा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 रेजिस्टेंस हैं, तो कर देना 10, और हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है, तो बोलोगे सर 50 ओम का है, तो 10 इंटू 50 सीधा आंसर आ गया कि सर 500 ओम का टोटल रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का। आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलते हैं आगे पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। सर्किट आप देख लो इस तरीके का, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसका मतलब होता है कि वो पैरेलल कनेक्शन का सिंबल है। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना है कि जिस तरीके से सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट था, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरली आपको मिलेगा बैटरी या सेल के ऊपर लिखा हुआ। करंट अगर आप निकालने की बात करोगे तो करंट निकलता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरीके से। और अगर आप निकालने की बात करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो निकलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूले तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगेन समझाता हूँ आपको कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का क्या कंसेप्ट है। अब देखो इस फॉर्मूले की और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाएगी कि पैरेलल कनेक्शन में थोड़ा सा हार्ड होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालना। तो अगर आपसे आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है पैरेलल में, तो उसका फॉर्मूला बनेगा अब आर अपॉन में एन। सीरीज में ये होता था एन इंटू आर। ठीक है, सीरीज में होता था आपका एन इंटू आर, जबकि यहां पर बनेगा आर अपॉन में एन। अब जैसे कि मान लो कि मैंने बोला आपके पास में 2-2 ओम के 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस है जिसको आपने पैरेलल में लगा रखा है। तो एक तरीका तो आपके पास में ये है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे लिखो, फिर तीनों का एलसीएम लो। उसके बाद में आपको पास मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और उसके बाद में आप बताओगे 3/2, और फिर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा 2/3 ओम। एक तरीका तो आपके पास में ये था निकालने का। अब एक तरीका आपके पास में है आइडेंटिकल रेजिस्टेंस वाला मेथड। जैसे आपको पता है कि आपके सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस आपने जोड़े हैं वो सारे के सारे बराबर है, मतलब सारे के सारे 2 ओम के हैं वो। तो यहाँ पर आप सीधा लिख लो आर की वैल्यू है 2 ओम, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने जोड़ रखे हैं सर्किट में, तो आप कहोगे कि सर 3 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, तो सीधा लिख दो नीचे 3। तो सीधा आंसर आ गया 2/3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये मेथड फायदा करता है, मतलब शॉर्ट ट्रिक तो है, ये एक शॉर्टकट है, बट केवल अप्लीकेबल कब है, जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो, केवल तब। ठीक है, फिर बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको मैं अच्छे से और समझा सकूं। क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ 3 रजिस्टर R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पैरेलल आर 5 10 एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली। 3 रेजिस्टेंस है जिनको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा गया है। सर्किट डायग्राम अगर मैं बना करके दिखाऊं तो जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है,
और ये आपका R3 है, ठीक है। इन तीनों को पैरेलल में जोड़ा गया और आगे बोलता है कि दे आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस बता रखा है आपको कि बैटरी का कितना है, 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। फिर आपको पूछा ये है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब देखो बेटा, इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर आपसे R1 का करंट पूछा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए I1 लिखा जाता है। I1 करंट जा रहा होगा R1 रेजिस्टेंस में। इसी तरीके से I2 करंट जा रहा होगा R2 रेजिस्टेंस में और I3 करंट जा रहा होगा R3 रेजिस्टेंस में, ठीक है। अब आपने अगर ओम्स लॉ पढ़ा है तो ओम्स लॉ हमें ये बोलता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं करंट का फॉर्मूला बनाऊं तो ये बनेगा V अपॉन में R। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरा अगर I1 करंट मुझे निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा V अपॉन में R1, क्योंकि V तो कांस्टेंट है तो V के तो 1 2 3 4 ये लगेगा नहीं, V तो कांस्टेंट है पैरेलल में। तो R1, अब देखो V कितना था 12, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 12 अपॉन 5 एम्पियर, ये है फर्स्ट करंट की वैल्यू। उसी तरीके से अगर मुझे I2 निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा V अपॉन में R2, ठीक है। अब पोटेंशियल दे रखा है 12 है और R2 की वैल्यू दे रखी है 10, तो ये हो जाएगा मेरा 12 अपॉन 10 एम्पियर। इसी तरीके से अगर मुझे निकालना है I3, तो I3 के लिए फॉर्मूला लगेगा V अपॉन में R3। V दे रखा है 12 और R3 की वैल्यू दे रखी है 30, तो यह आ जाएगा आपका 12 अपॉन 30 एम्पियर। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड में आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आपको टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब टोटल करंट कैसे निकालते हैं, टोटल करंट निकालते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 करके सॉरी। तो अब I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है 12 अपॉन में 5 प्लस 12 अपॉन में 10 प्लस 12 अपॉन में 30, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इससे भी मतलब ये तो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और आपको इससे थोड़े नेक्स्ट लेवल के जिसमें पैरेलल और सीरीज कनेक्शन दोनों एक साथ लगे वो वाले क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं आगे टॉपिक की, तो वो आएगा आपका पावर। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आपको वर्क करने में कितना टाइम लगा। फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, इसको मैं लिख सकता हूँ W अपॉन में T। अब देखो, ये तो एक नॉर्मल पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क डन की जगह आ जाएगा इसका अंदर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन अपॉन में आ जाएगा आपका टाइम। चलो इस वाले फॉर्मूले को छोड़ के अगर हम बेस फॉर्मूले से स्टार्ट करें तो पावर का जो फॉर्मूला है वो मेरा बन रहा है वर्क डन अपॉन में टाइम। अब हमने एक और चीज पढ़ी है पीछे की, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है आपका वर्क डन अपॉन में चार्ज, यही होता है। अब यहां से अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज डिवाइड में है, ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा वर्क डन है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के। और अगर मैं ये W की वैल्यू इस फॉर्मूले में यहाँ रख देता हूँ तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा V इंटू क्यू अपॉन में T। अब सब जानते हैं कि Q अपॉन में T जो है वो करंट है, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला VI। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा पावर है उसका फॉर्मूला बनता है VI, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, ठीक है। अब यहीं से अगर मैं इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ओम्स लॉ मेरा क्या कहता है, ओम्स लॉ मुझे ये बताता है कि V इजिकल टू आई आर है। तो अगर मैं इस वाले V की जगह पर I की वैल्यू रख दूंगा तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा आई आर इंटू आई, जिसको मैं आई स्क्वायर आर लिख सकता हूँ। और अगर मैं वापस से अगर एक बार मैं I की जगह ओम्स लॉ लगा दूं तो I इक्वल टू होता है V अपॉन में R। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ V इंटू वी अपॉन आर, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R। तो कुल मिलाकर के पावर के हमारे पास में तीन फॉर्मूले आ गए, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है या फिर किसी न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है। कई बार 1 वाट को डिफाइन करने के लिए बोल देता है, तो यहाँ पर पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि 1 वाट क्या होता है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बात करें अगर हीट की, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन करंट
इज अलाउड टू फ्लो इन अ वायर। जब एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में से करंट को पास किया जाता है तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो हीटिंग इफेक्ट करती है आगे चल करके, उसी को बोलते हैं हीट। ठीक है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। अब देखो पावर के हमने 3 फॉर्मूले बनाए थे, उन 3 फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हीट के भी यहाँ पर हमारे पास में 3 फॉर्मूले बनेंगे। ये आप यहाँ से समझ सकते हो, क्लास में मैंने पूरा ही बता रखा है डिटेल के अंदर। इसके बाद में बात करें अगर अपन जूल्स हीटिंग की, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब इलेक्ट्रिकल करंट पास किया जाएगा तो वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ करंट को रोकेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी में। वायर का ये जो गर्म होना है इसी को बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर आप हीट एनर्जी को कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी या डिसिपेट होगी, तो उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट बेटा इसलिए है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज चला रहे होते हैं आज के टाइम पर भी। जैसे कि आप बात करोगे इलेक्ट्रिकल हीटर की, इलेक्ट्रिकल आयरन की, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ की, तो ये सारे के सारे वर्क कर रहे होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, इसलिए ये हमें पढ़ाया जाता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो आता है बात कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका बिल निकालने का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो घरों के अंदर जो अपने सप्लाई आती है उसकी, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन क्या है, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि हमने टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। और इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मैं बोलूँगा कि इसका ये वाला फॉर्मूला ना याद करके आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, जिसमें है पीएचडी। पीएचडी एक पढ़ाई होती है ना, तो वैसे इसको याद करना, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, पीएचडी कर ली हमने एनर्जी, एनर्जी जब हमें मिली तो हमने पीएचडी कर ली। अब यहाँ पर पी का मतलब है बेटा पावर, ठीक है, एच का मतलब है आवर, और डी का मतलब है डे। कहने का मतलब ये हुआ कि कितने पावर का अप्लायंस कितने घंटे कितने दिन चला। ठीक है, और जो इसका आंसर आता है वो जनरली किलोवोट आवर में लिखा जाता है। अब किलोवोट आवर और जूल दोनों ही एनर्जी की यूनिट है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पूछा जा सकता है। तो इसमें रिलेशन होता है 1.6 इंटू 10⁶ जूल्स जो होती हैं वो 1 किलोवोट आवर की इक्वल होती है। और अभी मैंने पीछे बताया भी था कि किलोवाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट भी कहे जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ये टॉपिक भी। देखो एक क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। आपको ये कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी कंजम्पशन, और कितने दिनों के लिए, 30 डेज के लिए, बाय रनिंग अ 100 वाट रेफ्रिजरेटर फॉर 10 डेज पर आवर। कहा गया है कि आपके पास में एक फ्रिज था जिसकी पावर आपको बता रखी है 100 वाट है, और कहता है कि यह हर दिन कितने घंटे चलता है, 10 घंटे ये चलता है, तो 10 आवर्स पर डे ये चलता है, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बता रखे हैं, 30 डेज के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा जी फॉर्मूला सीधा है, E इक्वल टू पी एच डी लगा दो। P की वैल्यू है 100, H की वैल्यू है 10, और D की वैल्यू है 30। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 30000 यानी कि 30,000। अब पावर है वाट में और H है आवर में, तो ये आया वाट आवर। वाट आवर को किलोवाट आवर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 30 किलो वाट आवर। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है, तो 30 किलोवाट आवर आपने कंज्यूम करी, और इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि आपने 30 यूनिट इलेक्ट्रिकल कंजप्शन लिया है। अब इसी के थोड़ा सा और आगे चल करके अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर 1 यूनिट की कॉस्ट 3 रुपीज़ हैं, मान लेते हैं कि 1 यूनिट के 3 रुपए चार्ज लगते हैं, तो बताओ कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपके बिल की। तो यहाँ अपन कर सकते हैं कि सर हमने टोटल 30 यूनिट्स कंज्यूम करी, और अगर 1 यूनिट की कॉस्ट 3 है तो 30 यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी 90 रुपीज़। तो हमें 90 रुपीज़ जो हैं वो लगेंगे टोटल इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की डेफिनेशन है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि एमीटर क्या करता है, ये करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को केवल डिटेक्ट करके बताता है। कम्यूटेटर जो है उसका यूज होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए,
और बैटरी और सेल जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। ठीक है, मेंटेन करना, डायरेक्शन को रिवर्स करना, करंट को डिटेक्ट करना, करंट को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो रेस्पेक्टिव डिवाइसेस के लिए यूज में लिए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ये आपको पढ़ने हैं। तो ये सारा कुछ था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसकी लॉन्ग वीडियो इसलिए बनी क्योंकि एक बच्चे के डाउट था, तो उसको डाउट समझाने के लिए मैंने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया और इसमें एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। तो जितना भी ये जो नोट्स हैं इसको डाउनलोड कर ही सकते हो आप। पहले भी बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के इस पूरे चैप्टर के नोट्स को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और अगर आपने रिवीजन नोट पढ़ सके हैं तो इसको स्किप कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।